Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स था उसकी थियरी खत्म की थी। अब आज के सेशन में हम लोग उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अभी तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब मैं करवाता था ना, तो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा था वो क्वेश्चंस कैसे थे कि आपकी या तो आरटीपी के क्वेश्चन थे, या फिर आपके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन थे, या फिर सीए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के क्वेश्चन थे। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो सारे आपके क्लास वर्क और होमवर्क में यहां से लेता था मैं। अब इस चैप्टर में मैंने क्या किया है कि इस चैप्टर में मैंने खुद से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और वो क्वेश्चंस को मैं आपको क्लास वर्क में प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स में से भी लिए हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने खुद से डेवलप किए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डेवलप किए हैं। अब देखो, ये मैंने क्यों किया है। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको दुनिया का शेयर्स का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चाहे वो बीकॉम का क्वेश्चन हो, चाहे 12th स्टैंडर्ड का हो, या फिर सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन हो, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको एकदम शेयर्स एकदम पक्का क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद से डेवलप किए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस पहले हम करेंगे, और जो आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर और स्टडी मटेरियल आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, उसके क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में डाल दिए। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं वो क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आप सारे के सारे क्वेश्चंस आप वो क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले अपन लोग चलेंगे कौन से, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इशूड एट पार। तो लिखो सबसे पहले अपनी नोटबुक के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स। अपनी बुक के अंदर हेडिंग डालो इश्यू ऑफ शेयर्स। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो लिखना शेयर्स कैन बी इशूड एट par, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब शेयर कितने का है, ठीक है। लेट सपोज कि हमें 1 लाख रुपए रेज करने, और ये 1 लाख रुपए को हमने 10,000 पार्ट में बांट दिया, तो एक पार्ट कितने का हुआ, तो कहने से एक पार्ट इज वर्थ ऑफ ₹10। एक पार्ट कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो हम बोलेंगे कि ये शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10। अब शेयर की प्राइस ऊपर नीचे जा सकती है। अगर कोई शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस, अगर कोई शेयर की फेस वैल्यू 10 है और उसको आप इशू कर रहे हो, इशू प्राइस आपकी उसकी 10 है, तो आप उसे बोलोगे कि शेयर इज इशूड एट पार, यानी जितने का था हमने उतने में ही पब्लिक को दे दिया, बराबर है। प्रीमियम का मतलब क्या है कि कोई शेयर है, उसकी फेस वैल्यू लेट से 10 है, और जब उसको इशू किया जा रहा है तो पब्लिक से अगर 10 रुपए से ज्यादा लिए जा रहे हैं, यानी 11-12 रुपए लिए जा रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि शेयर इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। यहाँ पे 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया। प्रीमियम का मतलब हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो आपने फेस वैल्यू से अगर ज्यादा पैसा लिया तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। और उसके बाद अगर कोई शेयर है जो 10 रुपए का है और उसको आप इश्यू कर रहे हो 10 रुपए से कम में, लेट सपोज 9, तो इस केस में आपने क्या किया है, इस केस में आपने शेयर डिस्काउंट पे इशू किया है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कम। तो आपने शेयर को इशू किया है किस पे, डिस्काउंट पे। बट यहां पे एक प्रॉब्लम आती है, तो लिखो NOTE नोट, NOTE नोट, ठीक है। एज पर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, shares cannot be issued at discount. Shares cannot be issued at discount except in case of, कई बार होता है
बट ऐसे यूजुअली डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है. एट डिस्काउंट टू द पब्लिक, ठीक है, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, special circumstances, that is bonus share, that is बोनस शेयर हम लोग क्या दे रहे हैं, हम ओनर्स को बोनस शेयर दे रहे हैं, ठीक है. या फिर बोनस शेयर नहीं देने की बजाय हम लोग इसोप भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. अब ये सब होता क्या है वो सब आप इंटरमीडिएट के अंदर देखोगे, ठीक है. फिलहाल सिर्फ आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा रहा हूँ, एग्जाम में पूछने के चांसेस वेरी रेयर हैं, ठीक है. इसोप, उसके बाद आपका और क्या हो सकता है, स्वेट इक्विटी, एसेट्रा, स्वेट इक्विटी एसेट्रा, ठीक है. ये नोट लिख लो एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ये पहला हमारा टॉपिक हुआ इसके अंदर. इसके बाद सेकंड टॉपिक लिखो, प्रोसेस ऑफ शेयर इशू. प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. और डिबेंचर्स दोनों का सेम ही प्रोसेस है. जो चीज़ें, जो कंडीशंस आपके डिबेंचर्स शेयर्स पे लगती हैं वो सारी की सारी कंडीशन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे भी लगती हैं, ठीक है. तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कोई अलग टॉपिक नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, वो हम इश्यू ऑफ डिबेंचर में देख लेंगे, ठीक है. तो देखो अब एक कंपनी क्या करती है, अभी शेयर इशू करना है ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है. और हर कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, ठीक है. इंडिविजुअल कुछ प्राइवेट लोगों को इश्यू कर सकती है हर कंपनी, बट पब्लिक एट लार्ज, जैसे रिलायंस के शेयर बिकते हैं, टाटा के शेयर बिकते हैं, ऐसे हर कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एंड लिस्टेड कंपनी कैन डू सो, ठीक है. और वो कैसे होता है, उसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, एक जटिल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी, उसके बाद आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसके बाद आपका स्टॉक एक्सचेंज, ये तीन मेन बॉडीज होती हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, आपके इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर. तो देखो एक कोई कंपनी होती है ना, उसका शेयर इशू का प्रोसेस क्या होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको जस्ट सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूं. तो एक कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हमें, लेट सपोज कि कंपनी डिसाइड करती है कि उसे 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है. क्यों 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि वो ये 1000 करोड़ रुपए से एक नया फैक्ट्री लगाना चाहती है, न्यू फैक्ट्री लगाना चाहती है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए. अब ये पैसे मांगने के लिए वो किसके पास जाएगा, ये पैसे वो मांगने के लिए अब कंपनी बोलेगी कि 1000 करोड़ रुपए एक आदमी तो दे नहीं सकता, बैंक से लोन नहीं लेना चाहते, क्योंकि लोन लिया तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कंपलसरी, क्या पता कंपनी पे कर पाए नहीं पे कर पाए, तो उस केस में बैंक कंपनी बंद करवा सकता है, इसलिए लोन थोड़ा रिस्की हो रहा है कंपनी के लिए, ठीक है. तो कंपनी क्या डिसाइड करता है, कंपनी बोलता है कि देखो 1000 करोड़ रुपए तो हमें कोई नहीं दे पाएगा, बराबर है. हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और लेट सपोज कि ये 1000 करोड़ है ना, तो हम 100 करोड़ टुकड़े कर देते हैं हमारी कंपनी के ओनरशिप के, और एक टुकड़ा का किसी को लेना है तो वो टुकड़ा कितना हो गया, 10 रुपए का हो जाएगा. कितने रुपए का हो जाएगा, 10 रुपीज. तो ऐसे प्राइस डिसाइड हो गई कि भाई किसी को भी हमारी कंपनी के 1000 टुकड़े कर दिए हमने ओनरशिप के, किसी को उसमें से एक टुकड़ा लेना है तो वो क्या दे दे, 10 रुपए पर शेयर दे दे, हाँ या ना, यस. अब कंपनी क्या करता है, कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाता है और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस. अब प्रोस्पेक्टस जो वर्ड है वही आपको बताता है प्रोस्पेक्ट, यानी कंपनी का भविष्य. तो कंपनी यहां पे क्या करती है, कंपनी अपने बारे में सारी डिटेल्स देती है कि भाई देखो कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, कंपनी कब चालू हुई थी, ठीक है, कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कंपनी की आज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, यानी मतलब आज कंपनी कैसा कर रही है, ठीक है. उसके बाद कंपनी को कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कितना पैसा कंपनी को चाहिए,
और कंपनी ये पैसा कहां कहां से ला रही है। अब जरूरी नहीं है ना कि कंपनी को जितना पैसा चाहिए सारा शेयर से ही लेके आए, कंपनी हो सकता है कुछ पैसा लोन से लाए और कुछ पैसा शेयर से लाए, ठीक है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के सोर्स ऑफ फंडिंग, आज तक कंपनी के ऊपर टोटल लोन कितना है, ठीक है। ये सारी चीजों के साथ साथ कंपनी इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखती है कि ये जो नए 1000 करोड़ रुपए हैं इनको कंपनी कहां यूज करने वाली है, यूसेज, ठीक है। और कंपनी यूज करने के बाद क्या देख रही है कि कितना अगले 5 इयर्स के अंदर या फिर 10 इयर्स का प्रोजेक्शन देगी कंपनी कि भाई इस कंपनी से हम लोग यहाँ पे इस पैसे से हम लोग एक फैक्ट्री लगाएंगे, उस फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन होगा, हम इतने प्राइस में बेचेंगे, इतना प्रॉफिट आएगा, इतना रेवेन्यू आएगा। ये सारे कैलकुलेशन आपको किस में देने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस में देने पड़ते हैं। और ये प्रोस्पेक्टस एक कंपनी नहीं बना सकती अकेले, उसके लिए वो प्रोफेशनल्स का हेल्प लेती है। तो यहां पे मदद लगती है किसकी, सीएस की, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। वो लोग मदद करते हैं प्रोस्पेक्टस को बनाने में। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी यहाँ पे काफी काम करते हैं। उसके अलावा मर्चेंट बैंकर्स भी होते हैं। उसके अलावा और कौन होता है भाई, उसके अलावा वैल्यूअर्स भी होते हैं। वैल्यूअर्स का काम क्या है, वैल्यूअर्स का काम यह है कि कोई भी चीज हो उसकी वो लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी उनको वैल्यूएशंस में माहिर, वो वैल्यूएशंस के माहिर हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में अगर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात करो तो सीए आता है, ठीक है। वैसे ही वैल्यूएशंस की बात करो तो एक्चुअरीज आते हैं, वैल्यूअर्स आते हैं, ठीक है। तो वैल्यूअर्स होते हैं। ये तो कुछ लोग हैं, इनके अलावा और भी लोग हो सकते हैं। अब ये सारे लोग, ठीक है, ये सारे लोग मिलके इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं बहुत सीरियसनेस के साथ। क्यों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपका बना प्रोस्पेक्टस, उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस जाता है सेबी के पास, ये प्रोस्पेक्टस जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास और स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस में जाता है फॉर द अप्रूवल। अनटिल एंड अनलेस कि ये 3 बॉडीज जो हैं, इसमें खास करके सेबी एंड आरओसी, जब तक आपको अप्रूवल नहीं दे दे तब तक आप पैसे नहीं उठा सकते मार्केट से, यानी अपने शेयर्स पब्लिक को देना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आरओसी देखता है कि भाई इस सब में कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना, क्योंकि देखो हम फ्रॉड करने के लिए तो अपन कहने से माहिर लोग हैं, ठीक है। अपने इधर कानून बाद में बनता है, हम तोड़ने के तरीके पहले ही सीख लेते हैं, आया ना, यस। तो देखो इसमें अगर ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो ना, तो मेरा जैसा आदमी क्या करेगा, ठीक है, मैं कभी करूंगा नहीं, बट एग्जाम्पल क्या करेगा कि बोलेगा भाई मेरे को है ना एक कुछ भी मेडिसिन बनानी है, लेट से कोरोना वायरस की मेडिसिन बनानी है और उसके लिए मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने सब बताया, डॉक्यूमेंट बनाए, ऐसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए और उसके बाद पब्लिक को बोला कि 1000 करोड़ रुपए दो। पब्लिक ने बोला 10 रुपए ही तो जा रहा है, सब लोग ने 10-10 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया और मेरी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, मेरे पास 1000 करोड़ रुपया आ गया। जिस दिन मेरे पास 1000 करोड़ रुपया आया उस दिन अपन इंडिया में थे ही नहीं, अपन फौरन भाग गए यहाँ से, ठीक है। अब जिंदगी में 1000 करोड़ रुपया मिल गया, अब और क्या चाहिए मुझे, कहने से 1000 करोड़ रुपया मैं क्या किया, इकट्ठा किया, यहाँ से इंडिया छोड़ के चला गया। कहने से पैसा किसका डूबा, पब्लिक का डूबा। जो लोग इस कंपनी में ओनर बनने का ख्वाब देख रहे थे उन सब का क्या डूब गया, पैसा डूब गया। यस सुनो, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा लोगों का पैसा डूबे, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। और ये सब गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये दोनों आरओसी एंड सेबी, ये दोनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं और ये फुल चेक करते हैं कि आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर सब चीजें सही सही लिखी हैं या नहीं लिखी, बराबर है। एक बार आपने प्रोस्पेक्टस फाइल कर लिया, उसके बाद आपको यस और नो का आंसर मिलता है। लेट सपोज आपको यस का आंसर मिला, तो उसके बाद कंपनी एडवर्टीजमेंट्स करती है, कंपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करती है और ये एडवर्टीजमेंट में कंपनी बोलती है कि कंपनी ऐसा बोलती है कि भाई हम इतना रुपए का शेयर लेके आ रहे हैं, इतना रुपए का ऑफर लेके आ रहे हैं, ठीक है, पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं। अगर आप कभी बॉम्बे जाते हो, अगर आप कभी अहमदाबाद जाते हो, सूरत जाते हो, ठीक है, तो वहां पे देखना बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होंगी, ठीक है। उस होर्डिंग्स के अंदर है ना 70% होर्डिंग का जो स्पेस है उसमें ना इतना छोटा 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 लिखा रहता है कि अपने को पढ़ने को भी नहीं होता है और अपने को लगता है कि यार ये होर्डिंग लगाया ही क्यों है,
ठीक है। लेकिन जो लोग एक्टिवली शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, वो लोग उसको देख के समझ जाते हैं कि भाई ये कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है, वो उसको घर जाते हैं, अपने ब्रोकर से बात करते हैं, खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी कितने रुपए का शेयर दे रही है और इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो इस तरह से कंपनी प्रिंट के थ्रू, यानी अलग अलग न्यूज़ चैनल में जाके या फिर न्यूज़पेपर्स में जाके होर्डिंग्स के थ्रू कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है। और एडवर्टीजमेंट में लोगों को बोलती है कि देखो ध्यान से देखना, ऐसा नहीं बोलती कि हम शेयर बेच रहे हैं, ऐसा नहीं बोलती है कि हम शेयर बेच रहे हैं खरीद लो। कंपनी ऐसा बोलती है कि आप ऑफर करो, हमें आप ऑफर टू बाय करो, ऑफर टू बाय, यानी आप हमको ऐसा ऑफर दो कि हम शेयर खरीदना चाहते हैं और फिर हम सोचेंगे कि आपको शेयर बेचना है कि नहीं बेचना है। बराबर है। ऑफर टू बाय इनवाइट करती है। अब कंपनी बोलती है कि भाई हमें 10,000 शेयर्स देने हैं पब्लिक को, तो पब्लिक को बोलती है कि किसी को शेयर चाहिए तो हमको एप्लीकेशन दो, हम लोग देखेंगे अगर तुम्हारा एप्लीकेशन बराबर लगेगा तो हम इस 10,000 शेयर में से तुम्हें जितने शेयर चाहिए उतने दे देंगे। ठीक है। अब यहां से हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए। ठीक है। कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए। अब कंपनी जब एप्लीकेशन इनवाइट करेगी ना, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है। ये फॉर्म डिजिटल भी हो सकता है और प्रिंटेड भी हो सकता है। इस फॉर्म को आपको भर के कंपनी को पहुंचाना है और साथ में कंपनी को कुछ पैसे भी देने हैं। अब कंपनी बोलती है कि लेट से 10,000 शेयर हैं और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, यानी कंपनी कितना रुपए रेज करना चाहती है, 1 लाख रुपए रेज करना चाहती है। अब कंपनी 1 लाख रुपए रेज क्यों करना चाहती है, क्योंकि उसे फैक्ट्री लगानी है। अब देखो 1 लाख रुपए अगर फैक्ट्री में लगने वाला है तो पहले दिन ही 1 लाख रुपए चाहिए क्या फैक्ट्री चलाने के लिए, नहीं। कहना इसे फैक्ट्री बनने में लेट से कि मुझे 1.5 साल लगेगा, 1.5 ईयर्स लग जाएगा। कितना साल लगेगा, 1.5 साल कंपनी को लगेगा। तो कंपनी को कहना इसे पूरा पैसा आज ही थोड़ी ना चाहिए। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है देखो आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को कंपनी बोलती है हमें 50,000 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए हमें, 50,000 रुपए चाहिए। रेदर मैं ऐसा बोलता हूं कि 30,000 रुपए चाहिए। कंपनी बोलती है कि उसे कितने चाहिए, 30,000 रुपए चाहिए। फिर कंपनी बोलती है कि 1 जुलाई को हमें, अब इससे तो कंपनी क्या करेगी, जमीन खरीदेगी, लैंड खरीद लेगी। बराबर है। फिर कंपनी बोलती है कि 30,000 रुपए और चाहिए हमें, और ये 30,000 रुपए हमें क्यों चाहिए, क्योंकि इस 30,000 रुपए से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे। बराबर है। फिर कंपनी बोलती है दिसंबर तक क्या हो जाएगा, दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा और फिर हमें 40,000 रुपए और चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अब हमें क्या करना है, मशीन इंस्टॉल करना है। तो कहने से कंपनी को पैसा एक साथ नहीं चाहिए, ऐसे टुकड़े में चाहिए। तो कंपनी पूरा 1 लाख रुपया जो है ना, वो एक साथ नहीं मंगाती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी सबको बोलती है देखो अभी कितना परसेंट चाहिए, कहने से पहले 30,000 चाहिए 1 लाख का, यानी 30%, हाँ या ना। फिर वापस 30% चाहिए और फिर 40% चाहिए, हाँ या ना, यस। अब कंपनी क्या बोलती है कि भाई सब लोग से हम 10-10 रुपया लेने वाले हैं ना, तो आप एक काम करो, पहले हमें सिर्फ 3 रुपया ही दो, फिर हमें 3 रुपया और देना, और फिर हमें 4 रुपया और देना। और कौन सी तारीख को देना है ये कंपनी बता देती है पहले ही, कि भाई इस तारीख को आपको पैसा हम मांगेंगे आपसे और आपसे को पैसा देना है। तो देखो 1 जनवरी को क्या होगा, कंपनी को एक शेयर पे 10 रुपए का शेयर है, बट कंपनी पूरा 10 रुपया नहीं मांगती है। कंपनी बोलती है कि भाई 10,000 लोगों को हमने शेयर दिए, 10,000 शेयर्स दिए, तो कंपनी बोलती है कि आप 3 रुपए दे दो। तो कहने से कंपनी के पास 30,000 आ गया, यस सुनो। फिर कंपनी इन्हीं लोगों के पास वापस जाती है और बोलती है कि देखो तुमने 10 रुपए का शेयर लिया था, उसमें से 3 रुपया तुमने दे दिया है, 3 और दे दो। तो कंपनी वापस दूसरी बार कितना मांगती है, 3 रुपया मांगती है। कंपनी के पास 30,000 आता है। कंपनी वापस जाती है इन लोग के पास और इनको बोलती है कि भाई देखो 10 रुपए का शेयर दिया था तुम्हें, 3 तुमने पहले दिया, 3 बाद में दिया, टोटल 6 आ चुका है, 4 रुपया और दे दो, तुम्हारा काम खत्म। तो कहने से ऐसे कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का, ओके। तो अब प्रोसेस कैसे होता है, देखो अब कंपनी ऐसा बोलती है कि भाई देखो हम 10,000 शेयर्स देना चाहते हैं, हम 10,000 शेयर्स देना चाहते हैं, ठीक है। कंपनी ऑफर्स 10,000 रुपीज, 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक, ऑफर्स, ठीक है। अब पब्लिक क्या करता है, पब्लिक एप्लीकेशन भरता है, पब्लिक अप्लाई करता है कि भाई हमें भी दे दो शेयर,
ठीक है। तो लेट से कि मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास 1000 रुपया ही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि मुझे सिर्फ 100 शेयर दे दो, क्योंकि 100 शेयर के ऊपर लेट सपोज कि मेरे पास 300 रुपया है। कितना रुपया है मेरे पास? 300 रुपीज है। तो मैं बोलता हूं 100 रुपए पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? अभी फिलहाल मुझे 300 रुपए, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है? कहने से 10,000 शेयर 10 रुपीज का एक है, और इसका ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मांगे, 3 3 4। तो कंपनी बोलेगी कि जिसको जितना शेयर चाहिए ना, लेट सपोज किसी को 100 शेयर चाहिए, तो वो आदमी 100 शेयर के लिए एक एप्लीकेशन भर दो और उसके साथ 3 रुपए के हिसाब से जितना पैसा होता है वो पैसा दे दो, ठीक है। तो कहने से सबसे पहले कंपनी को क्या मिलता है? एप्लीकेशन मिलता है। अब कंपनी के पास बहुत सारे लोग आए, कंपनी को बोला हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए, तो कंपनी बोलती है चलो हम शेयर दे रहे हैं। अब कंपनी क्या करती है? 3 रुपए तो एप्लीकेशन के टाइम पे ले लेती है। अब जब इनको शेयर देगी, कंफर्म करेगी ना कि भाई हाँ आपको शेयर मिल रहा है, तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अलॉटमेंट। हम शेयर्स अलॉट करते हैं। भाई तूने 3 शेयर मांगे थे, ये ले 3 शेयर, ठीक है। तूने 10 शेयर मांगे थे, ये ले 10 शेयर। तूने 5 शेयर मांगे थे, हम तुझे 5 शेयर नहीं दे रहे हैं, तूने जो पैसे दिए थे ना हमें 3 रुपए के हिसाब से, 5 शेयर पे 15 रुपए दिए होंगे, ये ले तेरे 15 रुपए वापस। तो जिनको शेयर देना होता है उनको शेयर दे देते हैं, जिनको शेयर नहीं देना होता है उनको पैसे रिफंड कर देते हैं। ये 3 रुपए जो दिए ना उन्होंने, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो उनको पैसे रिफंड हो जाते हैं। अब अलॉटमेंट करते हैं ना, तो लोगों को बोलते हैं देखो तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट बन गया है, अब तुम्हें अगर शेयर सर्टिफिकेट चाहिए ना तो और 3 रुपया दे दो, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दो हमें, ठीक है, और तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट ले जाओ। बराबर है? यस। अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी वापस से पैसे मंगाती है, इसको हम बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कॉल मनी। कॉल करती है कंपनी, ठीक है। और कंपनी कॉल करती है, लोगों को बुलाती है कि भाई 4 रुपया दे दो, कंपनी पैसे मांगती है, इसे हम क्या बोलते हैं? कंपनी ने कॉल किया है, ठीक है। और कंपनी अपना तीसरा इंस्टॉलमेंट भी ऐसे रिसीव करती है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है कि कंपनी पहले ऑफर करेगी, ऑफर करने के बाद कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है। ये एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट कर सकती है या फिर एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। अब किसको रिजेक्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, ये कंपनी इंटरनल रूल्स प्रोस्पेक्टस में बता देगी, ठीक है। और कुछ कंपनीज एक्ट 2013 में भी लिखा गया है कि किस किस को नहीं दे सकते, किसको दे सकते हैं, ठीक है। और सेबी के कुछ रेगुलेशंस है तो उनको भी मानना पड़ेगा। अब एप्लीकेशंस में जो रिजेक्ट हो गए उनको रिफंड कर देंगे, और जिनको एक्सेप्ट हो गए इनको हम अलॉटमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे इन लोग? अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट भी इनसे ले लेंगे। बराबर है? और उसके बाद हम लोग सब्सिक्वेंटली कॉल्स करेंगे, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि कितने इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मंगा सकती है, तो अनलिमिटेड। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में ही पैसे मंगाने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में ही मंगाने हैं। कंपनी चाहे तो एक बार में पूरा पैसा कॉल कर सकती है, चाहे तो कंपनी 10 बार में। यानी लेट सपोज कंपनी 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी ऐसा कर सकती है 2 रुपया हमें एप्लीकेशन पे दे दो आप, 3 रुपया आप हमें अलॉटमेंट के टाइम दे देना, फिर हम आपसे कॉल करेंगे और इस कॉल का हम नाम देते हैं फर्स्ट कॉल। पहली बार कॉल कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल, ठीक है। और आपको 2 रुपए देना है। फिर कंपनी बोलती है कि हम आपको सेकेंड टाइम, दूसरी बार आपसे वापस पैसे कॉल करेंगे, ठीक है, इस बार आप 1 रुपया दे देना। और फिर कंपनी बोलती है कि हम लोग आपसे थर्ड एंड फाइनल टाइम कॉल करेंगे, फाइनल कॉल करेंगे, और इस फाइनल कॉल में आप 2 रुपये हमें दे देना। तो कहने से जो टोटल पैसा है वो आया 2 3, कितना हो गया? 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंपनी ऐसे n नंबर ऑफ कॉल्स कर सकती है। कितने लोगों को इतना बात मालूम पड़ा? सबको? चलूं आगे? ओके। अब इस कॉल में देखो होता क्या है। अब एक रूल आपको यहां पे समझना पड़ेगा। एक मिनट, मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पे। ये आपको यहां पे कॉपी करना है, ये आपको यहां पे कॉपी करना है।
फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद कंपनी चाहे तो सेकंड कॉल कर सकती है, ठीक है, उसके बाद चाहे तो थर्ड कॉल कर सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कंपनी का क्या रहता है, प्रोसेस रहता है। तो ये लिख लो आप, ये वाला आप यहाँ पे इसके नीचे लिख लोगे आपको समझने के लिए, कॉपी कर लो इसको। हो गया, चलो इसके नीचे नोट लिखो, NOTE नोट। कंपनी शुड, ये सब है ना आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, जो नोट्स लिखवा रहा हूं ना ये कंपनी शुड, इसको हाईलाइट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी शुड रिसीव 90% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन for allotment of shares, अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी जो है उसने 10,000 शेयर्स के लिए इनविटेशन एप्लीकेशन मंगाया। कितने शेयर्स के लिए इनवाइट किया एप्लीकेशन? 10,000 शेयर। लोगों को बोला हम 10,000 शेयर देना चाहते हैं, किसी को चाहिए तो एप्लीकेशन भरो। अब लेट सपोज कि 3 सिचुएशन आती हैं हमारे पास, ठीक है। पहली सिचुएशन ये कि हमारे पास 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। दूसरी एप्लीकेशन ये कि हमारे पास 9,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है। और तीसरी ये कि हमारे पास 10,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई। और चौथी मैं ये बोलता हूं कि हमारे पास 11,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, बराबर है। तो ये दोनों सिचुएशंस को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी जितना लोगों को सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन समझ सकते हो आप, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? आपने अप्लाई किया कि नहीं किया। तो इस केस को हम बोलेंगे कि जितनी एप्लीकेशन मंगाई थी उससे कम आई, इसलिए हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, कि भाई जितनी एप्लीकेशन मंगाई थी उतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, बराबर है। और इसको हम इस सिचुएशन को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जितनी एप्लीकेशंस मंगाई थी उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो सबको तो शेयर दे नहीं सकते, कहने से शेयर 10,000 है, मांगने वाले 11,000 हैं, तो इस केस में हमें 1,000 लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो इस तरह से कहने से कंडीशंस आती हैं। अब जो सेबी का और कंपनीज एक्ट का नियम है कि 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी देखो कितने सब्सक्रिप्शन, आपको कितनी एप्लीकेशन इनवाइट की थी आपने? 10,000। तो अगर आपको ये शेयर्स इश्यू करने हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव्ड शुड बी इक्वल टू 9,000, यानी 9,000 एप्लीकेशन आपको क्या हो जानी चाहिए? रिसीव हो जानी चाहिए, हाँ या ना? यस। तो देखो इस केस में कहने से हमारे पास 9,000 एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो रही है, इस केस में हो रही है, इस केस में हो रही है और इस केस में हो रही है। तो इन दिस वी कैनॉट इश्यू शेयर्स, and we have to refund the amount, हमें अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? इस केस में रिफंड करना पड़ेगा। अभी तक मैंने शेयर्स के एंट्रीज के साथ क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, अभी मैं फिलहाल क्या थोड़ा सा आपका बेस बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इन 3 सिचुएशंस के अंदर यू कैन इश्यू शेयर्स, आप शेयर्स इश्यू कर सकते हो। अब ऐसा क्यों किया गया? तो देखो ऐसा इसलिए किया गया कि लेट सपोज आपको 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको अगर 100 करोड़ क्यों चाहिए? क्योंकि आपको एक प्लांट लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कम मिलता है, लेट से कि आपको 90 करोड़ रुपए ही मिला, तो भी आप एक टाइम के लिए प्लांट क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 60 करोड़ रुपए ही मिला तो आप प्लांट स्टार्ट कर सकते हो क्या? कहने से आप जमीन खरीद सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आधी मशीन डाल सकते हो, लेकिन आधी मशीन से बिजनेस थोड़ी ना चलेगा। और कहने से आधी मशीन आपने डाल दी अगर बिजनेस में, कहने से कंपनी में काम तो होगा नहीं, कंपनी में काम नहीं होगा तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है कहने से वो तो वेस्ट हो गया ना, तो जो शेयर होल्डर है उसका पैसा तो डूब गया,
इसलिए शेयर होल्डर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी कंपनी जितना पैसा मांग रही है एटलीस्ट उसका 90% पैसा मिले तो ही बिजनेस में आगे बढ़ो, वरना क्या करोगे आप, पैसा इन्वेस्ट करके बैठ जाओगे, काम होगा नहीं, लोगों का पैसा डूब जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने 90% सब्सक्रिप्शन का रूल यहाँ पे रखा है, बराबर है। ये भी कॉपी कर लो आप, ये वाला भी आप कॉपी कर लोगे, बराबर है। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज for issue of shares। तो देखो, there are two entries that we need to pass at each stage. There are two entries to be passed at each installment, एट ईच इंस्टॉलमेंट। पहली एंट्री जो है वो आएगी आपकी, दो एंट्री होंगी, एक होगी ड्यू और दूसरी होगी रिसीव। ये दो एंट्री आपकी पास करनी है आपको, बराबर है। तो देखो हम लोग ने प्रोसेस क्या समझा कि पहले एप्लीकेशन आ जाएगा, फर्स्ट वी विल रिसीव द एप्लीकेशन। शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करेंगे, सब लोग ऐसा फॉर्म लेके खड़े रहेंगे लाइन में, बोलेंगे मुझे 100 चाहिए, मुझे 200 चाहिए, मुझे 500 चाहिए। और उसके साथ अगर कोई आदमी कंपनी को जाके बोलता है ले, अभी जैसे यस बैंक का एफपीओ आया है, यानी यस बैंक 12 रुपया और 13 रुपए के बीच में शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक है। तो अभी यस बैंक ने क्या बोला है कि किसी को भी शेयर खरीदना है यस बैंक का तो मिनिमम 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, बराबर है। पब्लिक को अगर किसी को भी यस बैंक का शेयर चाहिए तो कितना खरीदना पड़ेगा, उसे 1000 रुपया का शेयर खरीदना पड़ेगा, 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो लेट सपोज मैं यस बैंक के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं यस बैंक मुझे 1000 शेयर चाहिए, तो यस बैंक बोलेगा ठीक है, हम लोग कितना मांग रहे हैं, 12 रुपए मांग रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो यस बैंक बोलता है 3 रुपए देने पड़ेंगे भाई तुम्हें, तुम्हारी एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है, तो 1000 शेयर पे 3 के हिसाब से 3000 रुपए दे दो। तो कहने से यहां पे पहले एप्लीकेशन पे फर्स्ट वी रिसीव द मनी, और फिर हम लोग देखते हैं कि भाई इसकी हम एप्लीकेशन, इसका पैसा हम रख सकते हैं क्या, ठीक है। पहले हमको क्या हुआ, पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक बार हमें पैसा रिसीव हुआ, उसके बाद सेकंड चीज हम लोग ये देखते हैं क्या हम इसका पैसा रख सकते हैं। हम पैसा कब रख सकते हैं, किसी भी इंसान का कंपनी पैसा कब रख सकती है, जब कंपनी उसे शेयर देने वाली है। तो अगर मैं कंपनी मुझे शेयर देती है तो ही मेरा पैसा रख सकती है, अगर कंपनी मुझे शेयर नहीं देती है तो मेरे को मेरा पैसा क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो सेकेंड एंट्री आती है आपकी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री मतलब क्या, कि आपके पैसे कंपनी रख सकती है, यानी कंपनी का हक है, तो उस टाइम कंपनी क्या करती है, ड्यू की एंट्री पास करती है, ठीक है। अब एप्लीकेशन के बाद सेकंड स्टेज होता है आपका कौन सा, सेकंड स्टेज होता है आपका अलॉटमेंट। कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट करवाती है। तो अलॉटमेंट में कंपनी क्या बोलती है, कंपनी सब लोग को एक लेटर भेजती है, ठीक है। जितने लोगों ने शेयर्स लिए थे ना, यहाँ पे जितने लोगों ने पैसे भरे थे ना, उन सब का एड्रेस होता है कंपनी के पास। कंपनी लेटर या फिर किसी भी मीडियम से उनसे कम्युनिकेट करती है और बोलती है कि भाई अगर शेयर तुमने जो एप्लीकेशन का पैसा भरा था और तुम्हें शेयर तुम्हारा अप्रूव हो गया है, तुमको शेयर लेने आने का है, और लेने आओगे ना तो अलॉटमेंट का पैसा लेते हुए आना, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा लेते आना। देखो यहाँ पे कंपनी पहले पैसे मांग रही है, इसलिए यहां पे पहले है ना ड्यू की एंट्री आएगी, कि कंपनी ने पैसे मांगे उसकी एंट्री पहले आएगी। और कंपनी ने पहले पैसे मांगे, आप कंपनी के पास पैसे लेके जाओगे, कंपनी को पैसे दोगे, तो सेकंड एंट्री जो आएगी ना इस केस में, वो आपकी आएगी रिसीव की एंट्री, बराबर है। रिसीविंग मनी उसकी एंट्री आ जाएगी। फिर आप आगे बढ़ोगे और आगे कॉल्स करोगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल सब जगह सेम ही रहता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कॉल लिख रहा हूं, कॉल्स,
कॉल्स में भी क्या होगा कि आप पहले लोगों को बोलोगे कि देखो तुम्हें याद आता है तुमने 3 रुपए एप्लीकेशन पे भरे थे, 3 अलॉटमेंट पे भरे थे, अब 4 रुपए तुम्हारे बाकी हैं, ये हम अभी चाहते हैं, कॉल मनी, हम कॉल कर रहे हैं तुमसे, पैसा दे दो। बताओ पहले कंपनी ने पैसा मांगा कि लोगों ने पहले पैसा आके दिया? पहले कंपनी ने पैसा मांगा। तो यहां पे एंट्री जो आएगी वो ड्यू की एंट्री आएगी और बाद में कंपनी पैसे रिसीव करेगी, इसके टाइम पे रिसीव की एंट्री आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। एप्लीकेशन में पहले पैसे रिसीव होते हैं फिर ड्यू होते हैं, क्योंकि पहले लोग अप्लाई करते रहते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे आते रहते हैं बस, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनको दें कि नहीं दे, अगर दे तो पैसे हमारे हुए, नहीं दे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो इसमें ना ड्यू की एंट्री बाद में आती है, बाकी सब स्टेजेस में, यानी इसके बाद की जो स्टेजेस हैं उस सब में पहले हम पैसे मांग लेते हैं। ठीक है, पहले पैसे हम लोग ने मांग लिए, मतलब हमारा अधिकार है ना, अगर किसी ने कंपनी का शेयर लिया है और कंपनी उससे पैसे मांगती है तो ये कंपनी का अधिकार है कि वो कंपनी उससे पैसे मांग सकती है, और कंपनी इसीलिए उससे क्या कर रही है, पैसे मांग रही है। तो कंपनी ने जैसे ही पैसे मांगे उससे अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के, वो पैसे कंपनी के हो गए, अब वो कभी भी दे चाहे। ठीक है, उसके बाद जब रिसीव करेंगे तो रिसीव की एंट्री अलग से पास कर देंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? तो ये दो हमारी एंट्री यहाँ पे होती हैं, दो टाइप की एंट्री होती हैं, एक एप्लीकेशन पे और एक उसके बाद। अब देखो रिसीव की एंट्री, ध्यान से देखना, आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमारा LIC वाला रूल देख लो, LIC वाले रूल में कंपनी को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस, कंपनी ने बोला कि हमें भाई 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन हम इनवाइट कर रहे हैं आपसे, आप है ना 3 रुपया पर शेयर दे दो, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। तो लेट से कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, कितने शेयर हैं? 10,000, और कंपनी ने 3 रुपए मंगाए, मतलब कंपनी को टोटल पैसा कितना मिलेगा? 30,000। तो कंपनी को बैंक अकाउंट में 30,000 आ जाएगा। तो कंपनी का बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा, बैंक मतलब असेट, असेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। तो कंपनी बोलती है कि 30,000 रुपए अकाउंट डेबिट। यस और नो? यस। अब एक बात बताओ, क्या कंपनी ये पैसे रख सकती है? ये स्टेज पे कंपनी पैसे नहीं रख सकती, क्योंकि अभी तक कंपनी ने शेयर्स नहीं दिए हैं, अप्रूव नहीं किया अभी तक। तो कंपनी क्या करती है कि एक टेम्परेरी अकाउंट खोलती है जिसका नाम रखती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या नाम रखती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये पैसे कंपनी क्या करती है? इस अकाउंट में डाल देती है 30,000 रुपए। और जब कंपनी, अभी ये कंपनी के हुए नहीं ना पैसे, इसलिए कंपनी एक टेम्परेरी अकाउंट में रख रही है जिसका नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे ही कंपनी ने क्या किया, शेयर अप्रूव कर दिए, ये पैसा कंपनी का हो गया, अब कंपनी का पैसा ड्यू भी हो गया। ड्यू का मतलब होता है हक मिल गया कंपनी को। अब कंपनी क्या करती है, ये शेयर एप्लीकेशन से पैसे निकाल लेती है, 30,000 हो गया, और ये पैसे किस में डाल देती है? शेयर कैपिटल में। कंपनी बोलती है कि ये ओनर, अब हमारे, हमने इनको शेयर्स दे दिए, अब ये हमारे ओनर हो गए हैं। कौन हो गए हैं? ये लोग हमारे अब ओनर हो गए हैं। यहां पे कंपनी उनको क्या समझती है? लाइबिलिटी समझती है एक तरह से। आप शेयर एप्लीकेशन को क्या समझ सकते हो? एक लाइबिलिटी अकाउंट समझ सकते हो कि भाई अगर शेयर नहीं दिए तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, यानी शेयर एप्लीकेशन वाले लोग फ्यूचर में हमसे पैसे वापस मांग सकते हैं, इसलिए हमारे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। अब कहने से जैसे ही शेयर दे दिए हम लोग ने उनको, वो हमसे पैसे वापस नहीं मांग सकते, तो कहने से हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। और लाइबिलिटी कम हुई तो हमने उसको क्या कर दिया? देखो यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। बट कहने से आज के बाद वो लोग ओनर बन गए कि नहीं बन गए? और ये पैसा जो है 30,000 वो किसका है? उन लोग का ही है। इसलिए कहने से अब वो लोग मेरी लाइबिलिटी नहीं बने, मेरे क्या हो गए? कैपिटल। तो मैंने देखो यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्रीज कर दी और कैपिटल बढ़े तो उसे क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने कैपिटल को देखो यहाँ पे 30,000 से क्रेडिट कर दिया। अगर ये लेक्चर आप मेरा डायरेक्टली देख रहे हो बिना जर्नल एंट्री वाला रूल समझे हुए, LIC वाला, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आप LIC वाला रूल का लेक्चर, जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर शायद 14-15 है, वो आप देख के आओ पहले। वो नहीं देखा होगा ना तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया यहां की बात। अब कंपनी ड्यू करेगी, यानी अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। कहने से कंपनी के पास अधिकार है कि नहीं है कि वो पैसा मांग सकती है? यस, अगर शेयर दे दिए तो ओनर से पैसा मांग सकती है। अगर आपके पास 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी चाहे तो आपसे वो 10 रुपए मांग सकती है, कंपनी का अधिकार है। तो कंपनी ने जैसे ही पैसे मांगे तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपना शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेती है, बोलती है कि भाई ओनर से पैसे मांगे, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। हमारा कैपिटल बढ़ गया, तो एंट्री करती है कंपनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
लेकिन पैसा अभी तक मिल गया कि बाकी है? कहने से आज तो मांगा है, 2-4 दिन लगेगा पैसा आने में। तो कंपनी बोलती है हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। किसकी वजह से? अलॉटमेंट की वजह से। तो कंपनी अपने को बोलती है, खुद को बोलती है कि भाई हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? असेट हो गया। इसलिए कंपनी एक डमी अकाउंट खोलती है जिसका नाम रखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और जब पैसा मिलता है तो कंपनी बोलती है अलॉटमेंट का जो असेट था उसके बदले पैसा मिला है, तो कंपनी एंट्री पास करती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बराबर है। अब नेक्स्ट फर्स्ट कॉल, तो कंपनी वापस पैसा मांगती है। कंपनी जैसा ही पैसा मांगेगी वो कम पैसा किसका हो जाएगा? कंपनी का हो जाएगा। तो कंपनी एंट्री पास करती है टू शेयर कैपिटल। कंपनी एंट्री क्या पास करती है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट रहेगा वो। और कंपनी बोलेगी कि ये पैसा हमें आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो कहने से जो भी चीज फ्यूचर में बेनिफिट दे वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए असेट है। तो कंपनी के लिए ये कॉल जो है फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इसके लिए कंपनी इसको असेट मान लेती है और अपना असेट बढ़ा देती है, बोलती है फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब इस फर्स्ट कॉल के बदले पैसा मिलता है तो कंपनी बोलती है कि फर्स्ट कॉल के बदले पैसा मिल गया, अब फ्यूचर में वापस नहीं मिलेगा। इसके लिए फर्स्ट कॉल मेरा जो असेट था उसके बदले पैसा मिला, तो असेट क्या हो गया? कम। तो वो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करती है और बोलती है मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक मेरे लिए क्या है? असेट। तो बैंक अकाउंट को वो क्या कर देती है? डेबिट कर देती है। ऐसे ही आपकी एंट्री बढ़ती रहेगी, सेकंड कॉल के लिए, थर्ड कॉल के लिए, फोर्थ कॉल के। एंट्री विल रिमेन सेम, ओनली द कॉल नेम विल चेंज। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको बस इतना ही देखना है कि भाई यहां पे ना ये क्रॉस है, इसमें ड्यू रिसीव की एंट्री पहले होती है और ड्यू की बाद में होती है, और इसमें ड्यू की पहले होती है और रिसीव की बाद में होती है। समझ में आता है कि नहीं आता है? वापस से एक बार अलॉटमेंट वाला समझो अगर किसी को डाउट है तो। कंपनी ने पैसे मांगे मतलब अभी मांग लिए, शेयर दिए हुए आपको, कंपनी ने पैसे मांग लिए मतलब कंपनी का पैसा हो गया। तो कंपनी बोलती है ओनर का पैसा हमारे पास आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। ये पैसा किसका है? ओनर का। और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कंपनी अपनी एंट्री पास करती है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। अब कंपनी को पैसा मिला नहीं है, कंपनी को 1-2 दिन में पैसा, 1 हफ्ते में पैसा मिलेगा। तो कहने से कंपनी बोलती है कि इस जो हम लोग ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा इसके बदले हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, और कोई भी चीज जो फ्यूचर में फायदा दे वो हमारे लिए क्या है? असेट। तो कहने से हमारे लिए एक असेट आ गया हमारे हाथ में, उस असेट का नाम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बराबर है। शेयर अलॉटमेंट नाम का हमारे पास क्या आ गया? एक असेट आ गया। अब कंपनी उसके बाद उस शेयर अलॉटमेंट के बदले पैसे मिलते हैं, तो कंपनी बोलती है कि यार शेयर अलॉटमेंट हमारे लिए असेट था, अब इसके बदले पैसे मिल गए, अब वापस तो पैसे मिलेंगे नहीं। तो कंपनी अपना शेयर अलॉटमेंट का जो अकाउंट है उसको कम कर देती है, क्रेडिट कर देती है, और बैंक अकाउंट में जब पैसे रिसीव होते हैं तो उसे क्या करती है? डेबिट कर देती है। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। और यही सेम एंट्री जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में भी क्या होती है? रिपीट होती है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एस लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एक एस लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू किए हैं, और एक शेयर कितने का है? इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपए का है। पेएबल एज, सारा पैसा एक साथ नहीं देना, 10 रुपया पूरा एक साथ नहीं दे रहे हैं। ₹2 on application, ₹3 on allotment, and 3 on first call, and balance on final call. All calls were received and were duly paid. You are required to pass necessary journal entries. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मुझे अभी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो मैं ये सारा जो कंटेंट यहाँ पे मैंने लिखा है इसको सबको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बुक्स ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा हमारा जर्नल एंट्री के लिए। बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, जो भी कंपनी है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे जर्नल, और फिर आप यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लोगे। बराबर है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे, फॉर्मेट पूरा ड्रॉ कर लोगे, और यहाँ पे लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट।
बराबर है। अब देखो यहाँ पे कंपनी ये बोल रही है कि यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपनी वांट्स टू इशू 10,000 शेयर्स। कितने शेयर हैं? 10,000 ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। और ये 10 रुपये कंपनी कैसे मंगा रही है? तो इस तरह से मंगाना चाहती है कंपनी। एप्लीकेशन पे कंपनी 2 रुपये मंगाने चाहती है, 2 ही मंगाना चाहती है ना, देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन पे कंपनी 2 रुपये मंगाना चाहती है, अलॉटमेंट पे कंपनी 3 रुपये मंगाना चाहती है, फर्स्ट कॉल पे कंपनी 3 रुपये मंगाना चाहती है, और बैलेंस वो फाइनल कॉल पे यानी सेकंड कॉल पे मंगाना चाहती है। अब बैलेंस कितना हो गया? तो कहने से टोटल 10 मंगा सकते हैं, 10 में से 2 गया, 3 गया, 3 गया, तो टोटल हो गया 8, 10 में से 8 गया, बचा कितना? 2। तो फाइनल कॉल कितने रुपए का होगा? 2 रुपए का होगा। अब कहने से एप्लीकेशन पहले क्या होता है? पहले रिसीव होता है और फिर ड्यू होता है, और ये सब क्या होगा? पहले ड्यू होगा और फिर क्या होगा? रिसीव होगा। तो हमें बस ऐसे ही क्या करना है? इसकी एंट्रीज को पास करना है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो चलो यहाँ पे देखो, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड की। तो कहने से एप्लीकेशन रिसीव हुआ है मतलब पैसे आए हैं, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कि भाई बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक हमारे लिए क्या है? असेट, और असेट बढ़े तो उसे क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। 10,000 शेयर्स पे हमें कितने रुपए मिले होंगे? 2 रुपए मंगाए थे हम लोग ने, तो टोटल हमें जो पैसा मिला होगा वो 20,000 रुपए मिला होगा। ये पैसा हमारा हो गया कि बाकी है? कहने से अभी तक ये हमारा हुआ नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं? टेम्परेरी अकाउंट में डाल देते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 20,000, और इसके नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बराबर है। अब कहने से इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते ही ये पैसा जो है एप्लीकेशन मनी में पड़ा है, ये अब हमारा हो जाएगा, यानी ओनर का पैसा हो जाएगा, और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और क्योंकि ये कैपिटल शेयर से आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये 20,000 रुपए एप्लीकेशन अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था ना यहाँ पे। अब ये एप्लीकेशन अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, ओनर का पैसा है, कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। तो इससे निकालेंगे और इस पैसे को कहाँ डाल देंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखो, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही लिखता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बराबर है। यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी अप्रोप्रिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद ये तो कहने से आपका क्या हो गया? ये तो आपकी एप्लीकेशन का हो गया, ये 2 एंट्री। अब कहने से किसका आएगा? अब नेक्स्ट थिंग इज, अगली बारी किसकी है? अलॉटमेंट की। तो अब अलॉटमेंट में पहले आप बताओ पैसा मिलेगा कि पहले मांगोगे? तो कहने से अब इस स्टेज के बाद, एप्लीकेशन के बाद, हम लोग पहले पैसे मांगते हैं फिर रिसीव होते हैं। तो कहने से पैसे मांगेंगे तो हमारे पास एक असेट आ जाएगा जिसका नाम होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम बोलेंगे कि भाई इसके बदले, शेयर अलॉटमेंट के बदले हमें पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? तो कहने से 10,000 शेयर पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने हैं? 3 रुपए हैं। तो कहने से 30,000 रुपीज हमें फ्यूचर में मिलेंगे, हम लोग ने ऐसा बोला। और कहने से ये पैसा किसका है? तो ये ओनर का पैसा है, इसलिए हम लोग ओनर का क्या बढ़ा देंगे? कैपिटल बढ़ा देंगे। तो इसमें एंट्री में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 30,000। बराबर है। और फिर ये पैसा मिल जाएगा हमें। हम लोग ने सबसे पैसे मांगे और सब भले आदमी थे, सबने हमें पैसे वापस पैसे दे भी दिए। तो कहने से एंट्री आएगी बैंक अकाउंट, सॉरी इसको पहले नरेशन लिख लेते हैं इसका, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हमें ये पैसा अलॉटमेंट का मिलेगा, तो कहने से बैंक अकाउंट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट
30,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। अच्छा, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बट कहने से अलॉटमेंट के बदले जो पैसे मिलने वाले थे वो तो मिल गए, अब फ्यूचर में वापस मिलेंगे क्या? नहीं। तो कहने से अलॉटमेंट नाम का जो असेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ये वाला, अब कहने से ये असेट नहीं रहा, तो कहने से इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? कम। तो अब हम एंट्री पास करेंगे, एसेट की वैल्यू कम करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे क्रेडिट। तो एंट्री आ जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्चुअल में ये एसेट एंड लाइबिलिटी नहीं है, बट अकाउंटिंग एंट्री के लॉजिक्स इस पे वैसे ही लग रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने से ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो गई और ये अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री हो गई। यहाँ पे ये एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री थी और ये ड्यू की एंट्री थी। ठीक है, बस यही फर्क है दोनों के अंदर, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद फर्स्ट कॉल करेंगे, तो कहने से फर्स्ट कॉल करेंगे तो फर्स्ट कॉल के बदले हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट कॉल कब पैसा मिलेगा? फ्यूचर में। तो फर्स्ट कॉल हमारे लिए क्या हो गया? एक तरह का असेट हो गया। तो हम एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। क्यों? क्योंकि 3 रुपए है ना फर्स्ट कॉल भी। यहाँ पे देखो ये रहा, सॉरी ये रहा, फर्स्ट कॉल का कितना है? 3 रुपए है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3, और कहने से पैसा किसका है? तो ये पैसा ओनर्स का है, और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसलिए एंट्री पास करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, बराबर है। उसके बाद ये तो आपकी ड्यू की एंट्री होगी कि पैसा हमें मिलना चाहिए, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, नरेशन इज कंपलसरी। ठीक है, अंटिल अनलेस इट इज सेड इन ए क्वेश्चन की नरेशन नहीं चाहिए, तब तक नरेशन कंपलसरी रहेगा। यहाँ पे आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे इसको। उसके बाद आप इसको रिसीव कर लो, तो कहने से रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा 30,000 से, और कहने से आज के बाद फर्स्ट कॉल के बदले कुछ नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट कॉल नाम का जो असेट था उसे खत्म कर देंगे, और उसे खत्म करेंगे तो फर्स्ट कॉल एक असेट था, असेट कम हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। अगर आपने LIC वाला रूल नहीं समझा है तो आपको मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना, असेट लायबिलिटी, वो चीजें नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल करेंगे तो कहने से फाइनल कॉल करेंगे तो फाइनल कॉल के बदले हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कब? फ्यूचर में। और कोई भी चीज ऐसा जो हमें फ्यूचर में फायदा दे वो हमारे लिए क्या? एक तरह का असेट है। पहले इसका नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव। ठीक है, अब जो भी चीज हमें फायदा दे कब? फ्यूचर के अंदर। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए असेट है। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? तो कहने से 2 रुपया है 10,000 शेयर्स पे, तो कितना आ गया? ये 20,000 रुपये आ गया। और कहने से पैसा किसके लिए, किससे मंगवा रहे हैं? ओनर से, और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? ओनर के पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल। आई वुड सजेस्ट कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो। मुझे है ना शेयर कैपिटल लिखने की आदत हो गई है, इसके लिए मैं क्या कई बार भूल जाता हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह मैं सिर्फ शेयर कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 20,000। यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। ये तो ड्यू की एंट्री है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रिसीव की एंट्री को पास करेंगे, और रिसीव की एंट्री पास करेंगे तो कहने से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। बैंक हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़े तो उसे क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। तो 20,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, सब लोग ने पैसे दिए, यस। और कहने से फाइनल कॉल एक असेट था जिसके बदले पैसे मिलने वाले थे, अब मिल गए तो आगे नहीं मिलेंगे वापस से, तो उस असेट की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो एंट्री आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। यहाँ पे आएगा बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। यस और नो? यस। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये एंट्रीज आपकी बेसिक एंट्रीज हैं शेयर की। इतनी एंट्रीज आई होप जो लोग 12th स्टैंडर्ड में आए, 12th स्टैंडर्ड से आए हैं, उनको इतनी एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम आंख बंद करके भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब शेयर्स डिस्काउंट पे तो इश्यू नहीं हो सकते, तो बचा क्या? प्रीमियम। तो ये देखो शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम। अब शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कैसे एंट्री पास करेंगे? तो यहां देखो
क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि एम लिमिटेड इशूड 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, जो एंट्री करने का तरीका होगा ना वो क्या होगा आपका? सेम होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम लिमिटेड इशूड 1000 14% प्रेफरेंस शेयर। अब ये परसेंटेज क्या है? तो ये डिविडेंड का रेट है कि भाई कंपनी इन शेयर्स पे 14% का डिविडेंड दे रही है, ठीक है, अपने को एज इट इज ही रखने का, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। ऑफ यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो, इसमें ना थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑफ ₹100 ईच issued at, ठीक है, ₹110। ये 110 की जगह ये लाइन आप यहाँ पे लिख लो कि 14% प्रेफरेंस शेयर था, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, बट उसको इशू कितने पे किया है? 110 पे, यानी जितने का है उससे ज्यादा पे इशू किया है। मतलब हमको क्या है यहाँ पे इशू में क्या हो रहा है? प्रीमियम आ रहा है, ठीक है। और ये पे कैसे करना है? ईच पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट लिख लो, इधर क्वेश्चंस में ही, क्वेश्चन के पास में ही एक नोट लिख लो, व्हेन नथिंग इज सेड, व्हेन नथिंग इज सेड प्रीमियम इज रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, प्रीमियम इज रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं मैं थोड़ी देर में, इतना लिख लो पहले, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कैन आई से आपका 14% प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर रहे हो, ठीक है। मैं पूरा लिखूंगा, ये परसेंटेज को आपको नेम की तरह ट्रीट करना है। जहां पे आप प्रेफरेंस शेयर लिखोगे वहां पे आपको 14% परसेंटेज लिखना कंपलसरी है। 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 110, 110 रुपए पे आप क्या कर रहे हो? इसे इशू कर रहे हो। और ये 110 रुपए आप कैसे ले रहे हो? तो एप्लीकेशन पे कुछ पैसे मंगा रहे हो, कुछ पैसे आप अलॉटमेंट पे मंगा रहे हो, कुछ पैसे आप फर्स्ट कॉल पे और कुछ पैसे आप फाइनल कॉल पे मंगा रहे हो। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन पे आप 25 मंगा रहे हो, अलॉटमेंट पे 45 और 20 फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। तो 25 आप यहाँ पे मंगा रहे हो, 45 आप यहाँ पे मंगा रहे हो और 20 आप यहाँ पे मंगा रहे हो। तो टोटल पैसा आपने अभी तक कितना मंगा लिया? 90। आपको टोटल मंगाना कितना है? 110। इशू कितने में किया है? 110 में। तो हमें 110 रुपए मिलना चाहिए। कहने से 25 प्लस 45 ये कितना हो गया? ये हमारा 70 हो गया। 70 प्लस 20 कितना हो गया? 90 हो गया। तो 90 रुपीज हमें मिल गया। मतलब सेकेंड कॉल कितने का होगा? बैलेंस अमाउंट का। और बैलेंस कितना है? 20। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला है कि प्रीमियम कब रिसीव होगा, ठीक है। इसमें है ना जो 110 रुपया का जो है ना, ये इस 110 रुपए में देखो प्रीमियम 10 रुपए का है और कैपिटल यानी ओनर का पैसा कितने का है? 100 रुपए का है। तो आपको ये जो प्रीमियम है ना, ये 10 रुपए, ये यहां पे रिसीव हो रहा है, यहां पे रिसीव हो रहा है, यहां पे रिसीव हो रहा है या फिर यहां पे रिसीव हो रहा है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में मेंशन करके दिया होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करके दिया तो हम ये मान लेंगे कि अलॉटमेंट का जो पैसा है वो हमें कब मिल रहा है? वो हमें प्रीमियम का जो पैसा है वो हमें कब मिल रहा है? अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है।
तो यहाँ पे शेयर कैपिटल और यहाँ पे SPR यानी प्रीमियम। तो 10 रुपए का तो प्रीमियम मिल गया, मतलब बाकी जो पैसा है वो 35 रुपया कैपिटल की तरफ गया है। ये पूरा का पूरा कैपिटल है, ये पूरा का पूरा कैपिटल है और ये पूरा का पूरा कैपिटल है। तो देखो 25 प्लस 35 कितना हो गया 60 रुपीज का कैपिटल ये हुआ, 20 रुपीज का कैपिटल ये हुआ 80 और 20 रुपीज का कैपिटल ये हुआ 100 रुपीज का टोटल कैपिटल हो गया। बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली अपने को यहाँ पे वही एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दिस इज अ राइट वे टू राइट इट। ठीक है। अब हम लोग शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं, 1000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और 1000 शेयर पे मुझे पैसा कितना मिल रहा है 25 रुपया मिल रहा है एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये अलॉटमेंट नहीं आएगा, एप्लीकेशन आएगा। कितना रुपए मिल रहा है 25 रुपए। तो यानी कहने से मुझे 25,000 रुपीज मिल रहा है और ये पूरा का पूरा पैसा किसके लिए मिल रहा है कैपिटल के लिए। तो कहने से ये जो एंट्री है ये मेरा सॉरी ये जो मेरा एंट्री है ये एप्लीकेशन का एंट्री है। तो कहने से ये पैसा मैंने एप्लीकेशन का रिसीव किया। अब इस पैसे में कहने से जब मैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लूंगा तो ये पैसा कंपनी का हो जाएगा। तो उस केस में कहने से आपकी एंट्री जो होगी वो कहने से अब एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी का हो गया यानी ओनर का पैसा हो गया है। तो यहां पे लिखेंगे नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल गया। अब इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये कंपनी का पैसा हो जाएगा और ये पैसा किसने दिया है शेयर होल्डर ने दिया है। तो शेयर होल्डर ओनर होता है और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं कैपिटल। तो कहने से ये 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पैसे निकाल देंगे 25,000 रुपए और ये कहने से ओनर के अकाउंट में डाल देंगे और ओनर का अकाउंट होगा 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बराबर है 25,000। तो ये आपका एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री आया और ये ड्यू का एंट्री आ गया। अब आप क्या करोगे इसका नरेशन लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू या अप्रोप्रिएटेड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। अब आप अलॉटमेंट पे आ जाओगे। अब आप पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगो। तो देखो अलॉटमेंट पे आप पहले पैसा मांगोगे, कितना पैसा मांगोगे 45 रुपीज मांगोगे। तो आप ड्यू की एंट्री पास करोगे पहले। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि भाई देखो मुझे 45 रुपीज चाहिए किससे शेयर होल्डर से। तो कहने से शेयर अलॉटमेंट के बदले आज अगर आप शेयर अलॉट कर रहे हो तो इसके बदले आपको शेयर होल्डर आज के दिन कितना पैसा देना चाहिए 45। तो कहने से आज नहीं तो कल आपको 45 रुपीज क्या होगा रिसीव होगा किससे शेयर होल्डर से। तो आपकी एंट्री आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 रुपीज आप 1000 शेयर पे रिसीव करोगे। अभी तक रिसीव हुआ नहीं है, कब रिसीव होगा फ्यूचर में। और कहने से कोई भी चीज जो मुझे फ्यूचर में फायदा दे वो मेरे लिए क्या है असेट। तो जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो मेरे लिए क्या हो गया असेट हो गया और उसकी वैल्यू अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं उसे क्या कर दूंगा डेबिट कर दूंगा। अच्छा ये पैसा है किसका। तो कहने से देखो इसमें से टू शेयर कैपिटल टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 35 रुपए तो कैपिटल के लिए हाँ या ना यस। तो कहने से 35 रुपए तो ओनर अपना कैपिटल ला रहा है कितने शेयर पे 1000 शेयर पे। तो 35,000 रुपए तो उसका किस चीज के लिए हो गया कैपिटल के लिए। और बाकी जो पैसा है 10 रुपए का वो प्रीमियम ला रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं इसका। एसपीआर का फुल फॉर्म क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे एसपीआर। ठीक है, ये कंपनी के लिए एक तरह का इनकम है। कंपनी के लिए क्या है कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल इनकम है। और इनकम बढ़े तो उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए हमें 10 रुपया 1000 शेयर पे कंपनी को फायदा हो गया। देखो 100 रुपए का शेयर कंपनी ने कितने में बेच दिया 110 में। तो 10 रुपए को कंपनी को फायदा हुआ ना। 100 का शेयर हमने कितने में बेचा 110 में। तो वो 10 रुपया कंपनी ना कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेगी क्योंकि वो ओनर का पैसा नहीं है भाई, वो क्या है इनकम है। तो इनकम के अकाउंट में डालेगी। हालांकि बाद में ये जो इनकम है ये शेयर होल्डर को ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग इसको एक सेपरेट अकाउंट में डालेंगे दैट इज एसपीआर। कहने से आपका 10,000 रुपया यहाँ पे ये आ जाएगा और आप लिखोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू।
बराबर है। ये तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास हुआ, अब आप इसको रिसीव भी करोगे, ठीक है। तो अब आप रिसीव करो इसको, और रिसीव की एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, तो कहने से आप बोलोगे बैंक अकाउंट में पैसे आए, बैंक मेरे लिए क्या है, एक तरह का असेट है, और असेट में पैसे आए, असेट बढ़ेगा, असेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट। और कहने से अलॉटमेंट का पैसा आ गया, अब फ्यूचर में अलॉटमेंट के नाम पे हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, तो यहां पे जो हमने शेयर अलॉटमेंट नाम का एक असेट क्रिएट किया था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, यानी अलॉटमेंट की वैल्यू कम हो गई। अलॉटमेंट नाम का जो असेट है उसकी वैल्यू कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपकी जो एंट्री है वो आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45,000। यस और नो, यस। यहां पे आप लिखोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बस इतना ही है, बराबर है। अब उसके बाद आपका जो नॉर्मल फर्स्ट कॉल होता है, वो फर्स्ट कॉल की आपकी ड्यू की एंट्री आ जाएगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी। सिर्फ इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस था ना, वो ये एंट्री का था, दैट्स इट। कि भाई जो एक्स्ट्रा रुपए है ना, वो आप गलती से उसको कैपिटल मत समझ लेना, क्योंकि वो ओनर का कैपिटल नहीं है, वो तो फर्म ने 100 का शेयर 110 में बेचा, इसलिए फर्म को 10 रुपए की इनकम हुई है, तो उसको आपको सेपरेट अकाउंट, इनकम अकाउंट में डालना है, बस वही चीज यहाँ पे आपको दिमाग में रखना था। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल के बदले हमें पैसा मिलेगा, इसलिए फर्स्ट कॉल हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह का असेट हो गया। 1000 शेयर पे हमें 20 रुपए मिलेगा, ये सोनो 20 ही है ना, यस। तो 20,000 रुपए टोटल मिलेगा, ये सोनो मिला नहीं है, मिलेगा। और ये पैसा कौन देगा, ओनर देगा, और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो कहने से 20,000 बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, यस और नो, यस। अब हम लोग पास करेंगे रिसीव की एंट्री। तो कहने से बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, 2-3 दिन बाद पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, यस और नो, यस। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्यों फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि इसके बदले पैसे मिलने वाले थे, ये हमारे लिए एसेट था, अब इसके बदले पैसे मिल गए तो ये एसेट नहीं रहा, एसेट की वैल्यू कम हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट कर देते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, नेक्स्ट सेकंड कॉल, नेक्स्ट सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल की आपकी ड्यू की एंट्री आएगी और यहां पे रिसीव की एंट्री आएगी। तो ड्यू की एंट्री भी सेम है, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 14%। देखो मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं सिर्फ 14% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल लिखने की बजाय कभी कभी सिर्फ शेयर कैपिटल लिख देता हूं। तो ये शेयर कैपिटल नहीं लिखना, अगर मैं कहीं गलती से लिख दे रहा हूं तो आप उसको इग्नोर करोगे और आप उसको 14% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ही लिखोगे, बराबर है। 14% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000, 20,000। और यहां पे आप लिखोगे बीइंग सेकंड कॉल ड्यू, बराबर है। अब आप रिसीव कर लो इसको, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ये क्लमजी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप एंट्री पास करोगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 20,000, और यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग सेकंड कॉल रिसीव, बस वही मैकेनिकल एंट्री है, रिपीट 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 वही एंट्री होंगी। बस ये क्या है कि ये आपकी बेसिक एंट्री है शेयर कैपिटल के अंदर, ये अगर आपको एक बार बैठ गया ना, उसके बाद आगे की सारी चीजें ना बहुत लॉजिकल है और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एक एक वर्किंग नोट बना के कर पाएंगे। तो आज का सेशन इधर तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कॉल्स इन अरियर, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का सेशन तो जस्ट वार्म अप सेशन था, कल से आपका रियल शेयर कैपिटल स्टार्ट होगा।